मैं यहाँ 89-90 में यहाँ आया था। 89-90 में? क्योंकि मेरे पिता थे वो आगरा से ताल्लुक रखते थे। हाँ, एडवोकेट थे फादर? हाँ, क्रिमिनल लॉयर थे। हाँ। जब एक आर्टिस्ट मंच पर जाता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं एक कलाकार की? मतलब तालियां चाहता है कि लोगों से जुड़ जाना चाहता है, या उसके अपने ही दर्द है जो गीत में बन करके लोगों के बीच में प्रस्तुत होते हैं? तो ये आज खोलें थोड़ा सा रहस्य कि ये है क्या? आपने कोई गाना भी लिखा है क्या? आज इस मंच पर आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे कोई? बिल्कुल बिल्कुल। आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया। क्या बात है। आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, दिल ने जैसे ठोकर खाई। क्या बात। दिल ने जैसे ठोकर खाई, दर्द ने भरकर थाम लिया। 10 से 12 सज्जन है। अगर वो सब एक होंगे, पत्रकारों की जो मांग अधूरी रह गई है वो पूरी होगी और उनको पूरा हक जिसके जो उनको मिलना चाहिए वो उन्हें मिले। अभी विशाल भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि छोटा पत्रकार होता है, बड़ा पत्रकार होता है। जी। क्या आपके फील्ड में छोटा सिंगर बड़ा सिंगर भी होता है क्या? बोले कि एक तो जा रहा है दुबई में, वहां जाकर के परफॉर्म कर रहा है, तो बोले कि सब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दुबई से परफॉर्म करके आए हैं। जी। अब विशाल नारायण शर्मा 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं और विशाल नारायण शर्मा का गाना सुनने के लिए बेताब रहते हैं मंच पे। जी। बैठे हो तो विशाल जी को भेजो, लेकिन विशाल जी दुबई क्यों नहीं गए, ये सवाल पूछते हैं लोग। और मैं पूछता हूं स्वतंत्र रूप से इस मंच से, ये घटना आपको याद पता है? सक्सेना जी वाली इसी बात की प्रमाणित करता है, ठीक है, कि वो व्यक्ति अपना दुख सुख बांट नहीं पाया। एक समाज सेवी संगठनों को में रहकर समाज का अंग बनकर हजारों संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सैकड़ों संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और वो अपने दिल की बात अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा पाया ठीक से। हाँ ठीक है। अगर वो पहुंच जाती शायद ये कदम नहीं उठाया। आपने भी तो वही कहा कि निजी बात है। ये निजी क्या होता है, थोड़ा खुल के चर्चा करें। निजी का और लेखक की जिम्मेदारी होती है। एक पत्रकार, एक कवि, एक साहित्यकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। ठीक है। और जब कभी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है और उसको कहीं ज्यादा लाभ दिखता है, ग्लैमर या पैसा, तो इस तरह की वो लिरिक्स लिखता है। फिर वो बाकायदा म्यूजिक बाहर आता है। वो पता उनको भी है कि इन शब्दों का पर सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा, समाज में क्या असर पड़ेगा, बावजूद इसके वो अपना पैसा लेते हैं और लिखते हैं। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे स्टूडियो में विशाल नारायण शर्मा जी मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं और सिंगर के तौर पर भी मंचों पर गीत प्रस्तुति के माध्यम से लोगों के दिलों को छूते रहे हैं। आज हमारे स्टूडियो में हैं। बहुत सौभाग्य का पल है कि हम उनसे कई बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने बहुत कीमती समय मुझे दिया और ये चर्चा सभी विषयों पर होगी और खुल करके होगी। जी। विशाल सर, आप आगरा से आते हैं अलीगढ़। जी। तो कौन से सन की बात है और कैसे मतलब मीडिया में आपका एंट्री हुई? मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ 89-90 में यहाँ आया था। 89-90 में? क्योंकि मेरे पिता थे वो आगरा से ताल्लुक रखते थे। हाँ, एडवोकेट थे फादर? हाँ, क्रिमिनल लॉयर थे। हाँ। वो अच्छा खासा उनका नाम था और प्रैक्टिस भी उनकी नामी प्रैक्टिस थी। ठीक। लेकिन एक एक्सीडेंट में जब वो देहांत हो गया, तो उसके बाद मेरी उम्र तकरीबन 12 साल की होगी। काफी कम एज थी आपकी, 12-13 साल थी। क्या उम्र होती है? और लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी थी। हाँ। क्योंकि मैं घर में बड़ा था और हम 3 भाई बहन थे। ठीक है। मुझसे बड़ी बहन थी और छोटा भाई था। तो जिम्मेदारियां तो मेरे साथ शुरू से रही हैं जी। और आज भी मैं, जो मेरे फादर ने मुझसे जो कहा था कि सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग, उनका ये था कि सादा जीवन और उच्च विचार। आपके विचार ऊंचे होने चाहिए और आपका जो रहन सहन है वो सादगी। अच्छा, नहीं विशाल भाई, जैसे आप कई बार होते हैं ना कि आप मल्टी काम कर रहे होते हैं, आप जर्नलिज्म से जुड़े, फिर आपने सिंगिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया और मैंने कई बार आपको मंचों पर कविता पाठ करते हुए देखा। तो ये कला का कहाँ से रुझान आपका बना, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिससे हमारे जो दर्शक हैं, जो आर्टिस्ट हैं, वो भी इसको समझ पाए। जी। विशाल जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया जी। क्योंकि कला का रुझान तो मेरा बचपन से ही था। ठीक है।
मैं बचपन से अबू जलोटा, यशुदास, अब्दुल दास और भूपेंद्र गुलाम अली साहब की गजलों का बड़ा फैन हुआ करता था। उस दौर में मुझे वो गजलें सुनना बहुत पसंद था। आज मैं उन्हें अभी गाता भी हूँ। ठीक। तो क्योंकि उस दौर का जो संगीत था वो पूरा शास्त्रीय संगीत था। हाँ, शास्त्रीय था, बिल्कुल, राग पे आधारित था जी। और संगीत जब तक किसी उस्ताद की से दीक्षा न ली जाए तब तक वो निगुरा कहलाता है। ठीक है। तो मैं निगुरा नहीं रहना चाहता था। हाँ, तो आपने चुना के सीखेंगे। मैंने अलीगढ़ आया और मैं अलीगढ़ आके उस्ताद शमसुद्दीन शेख साहब जो तानसेन संगीत महाविद्यालय के उस्ताद थे, मैंने उनकी शरण ली और तानसेन से मैंने ये इस संगीत की शिक्षा ली। ठीक है। उसके बाद आगरा आकाशवाणी हमारा स्वर परीक्षण भी कराया उन्होंने। तो साथ ही बड़े मंचों में और एक कैसेट बन रही थी तौबा, अच्छा, जो कि आर के बच्चू साहब उसका डायरेक्शन में थे, म्यूजिक डायरेक्टर थे। और मैंने उस तौबा की एल्बम में एक कव्वाली थी, वो शूट की गई थी। नहीं, 1 मिनट कट करना भैया जी। सर, आप कुछ बता रहे थे, बता। उस समय वो कव्वाली कुछ ऐसी थी कि रुख से पर्दा हटा दीजिए, चांदनी को सजा दीजिए। ठीक है। रुख से पर्दा हटा दीजिए, तो उसके ये बोल थे। और मेरे साथ किरण राय, पारो राय जी थी, जो कि फीमेल सिंगर थी, और वो तौबा एक कैसेट बनी थी। अच्छा, उसको देखा जी। तो वहाँ उसके बाद मुझे बाहर जाने का मौका मिला। दिल्ली भी गया, मुंबई तो नहीं गया, लेकिन दिल्ली तक मैंने प्रस्तुति दी अपनी। और उसके बाद मेरा शुरू से जो मेन उद्देश्य था वो प्लेबैक में जाने का था। और आज भी करते हैं आप, परफॉर्म करते हैं? आज भी परफॉर्म करता हूँ। हाँ। अच्छा, ये इलेक्शन लड़ लिए बीच में आप, ये मतलब एक व्यक्तित्व होता है ना कि आप पहले पत्रकारिता करेंगे, फिर आप सिंगिंग करेंगे, फिर आपको इलेक्शन का ख्याल कहाँ से आया? मतलब मल्टीपर्पज हैं आप। देखिए, मैं जिस जगह से जी, आगरा, अब अलीगढ़ में मैं जहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, वहाँ के हालात बस से बदतर थे। अच्छा, उस समय का बता रहे हैं? अभी इसी स्थिति में बतौर जर्नलिस्ट आप लोग वहाँ जब मैंने देखा कि घरों में 3-3, 3.5, 4-4 फुट पानी भर जाता था, ये लोगों के बिस्तर कहते थे, लोग मुझसे कहते थे कि विशाल जी आप पत्रकार हैं, आप कुछ कर सकते हैं, अधिकारियों से बात कर सकते हैं, आवाज उठाइए। मैंने कई बार कई स्टोरी बनाई, क्योंकि मैं जिन चैनलों में रहा, अखबारों में रहा, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब दिखा कि कोई असर नहीं हो रहा है, तो कुछ मोहल्ले के लोगों ने कहा कि प्रयास करते हैं, आप एक तो पत्रकार हैं, दूसरे आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है, आप हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचा, लोगों तक, अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। भरोसा उन्होंने दिया। उसके बाद में उनके कहने के अनुसार मैंने वो नामांकन किया। अच्छा, जैसे आप जब परफॉर्म करते हैं, हर आर्टिस्ट, 2023 की बात है। हाँ, 2023 में आप चुनाव लड़े थे। हाँ, बिल्कुल सराहनीय प्रयास है, हम इसकी बड़ी आपको मैं ये कह रहा हूँ सर, जब एक आर्टिस्ट मंच पर जाता है तो क्या फीलिंग्स होती हैं एक कलाकार की? मतलब तालियां चाहता है कि लोगों से जुड़ जाना चाहता है, या उसके अपने ही दर्द है जो गीत में बन करके लोगों के बीच में प्रस्तुत होते हैं? तो ये आज खोलें थोड़ा सा रहस्य कि ये है क्या? ये बड़ा आपका थोड़ा टफ सवाल है जी, क्योंकि कलाकार कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति का शिकार होता है। ठीक है, वो उसको मंच पे जाहिर नहीं होने देता, और उसके हालात कुछ और होते हैं, और वो हंसता रहता है और लोगों को हंसाता रहता है, लोगों का दिल बहलाता रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं वो हालात का शिकार है, पीड़ित या अंदर से दुखी है कहीं। क्या वो सामाजिक स्थितियों से है? क्योंकि जब भी आप कलाकार से बात करेंगे, दोस्तों को, दर्शकों को बता दूं, तो लोग सोचते हैं कि दिल जले और दिल टूटे हुए आर्टिस्ट होते हैं। क्या ये पीड़ा सिर्फ आशिकी की होती है? नहीं, या फिर ये पीड़ा सामाजिक है? नहीं। ये है क्या? इसको जानना चाह रहा हूं। पारिवारिक भी होती है, आप पारिवारिक भी है, आशिकी से न जोड़ें। पारिवारिक भी होती है, पारिवारिक भी होती है। और परिवार के हालातों के बाद जब वो तय करता है कि मुझे अब ये जंग खुद लड़नी है, तो फिर वो खुद ही संघर्ष शुरू करता है, अकेले ही चलाता जान में मंजिल। ठीक है,
लोग आते गए, कारवां बनता था। हाँ, आज सुबह पूछा मैंने किसी से कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, तो वो बोलती हैं मैडम कि खंजर लगा है और खून बह रहा है इसलिए मुस्कुरा रही हैं। तो कुछ ऐसा ही आपका अंदाज है? नहीं, मेरा अंदाज ऐसा नहीं है कि एक कलाकार सरल स्वभाव का होता है, ठीक है, और उसका जो स्वभाव होता है एक कलाकार का, वो सरल ही होता है, वो सरलता से जुड़ना चाहता है। हाँ, सरलता, बिल्कुल। तो कलाकार के अंदर ना तो कोई अभिमान कभी आ सकता है, क्योंकि मैं आपने विशाल जी देखा होगा, बड़े बड़े जो कलाकार रफी साहब, किशोर साहब, तमाम हस्तियां जब किसी छोटे या कम उम्र के कलाकार को मिलते हैं तो कभी कोशिश करते हैं कि वो भी कहीं उसी अवस्था में थे। ठीक है, आज वो जहाँ है, अनूप जी हों या कभी तमाम बड़े कलाकार अभी मौजूद हैं, तो आप किससे प्रेरित रहे हैं? मैं इन्हीं लोगों से प्रेरित हूँ। और रफीक साहब? हाँ, रफी साहब से, और रफी साहब के साथ साथ किशोर साहब से भी मैं, आपके गाने में कई बार दिखता है वो क्या थोड़ा सा टच आ ही जाता है, क्योंकि आर्टिस्ट जिसको सुन रहा होता है वो कई बार दिखता है उन चीजों से। बिल्कुल, ये आप सही कहें। ये गाना आप सुनाते हैं अक्सर, क्योंकि आपके जो सहकर्मी हैं, मित्र हैं और पत्रकारिता के हवाले से जुड़ी हुई जो शख्सियत हैं, तो आपने कोई गाना भी लिखा है क्या? आज इस मंच पर आप थोड़ा सा गुनगुनाएंगे कोई? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि साहित्य से जुड़ा रहा हूँ तो मंचों पे मैंने ये अपना गीत कई बार तो बिल्कुल आप सुनाएं सर, मेरे दर्शकों तक पहुंचेगी बात। आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, क्या बात। आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया, दिल ने जैसे ठोकर खाई, क्या बात। दिल ने जैसे ठोकर खाई, दर्द ने भरकर थाम लिया। बहुत शानदार। आज किसी ने, बहुत शानदार। दीवारों के साए साए उम्र बिता दी दीवाने, दीवारों के साए साए उम्र बिता दी दीवाने, मुफ्त में तन्हा सानी गम का, मुफ्त में तन्हा सानी गम का अपने पर इल्जाम लिया। क्या बात। आज किसी ने बातों बातों में जब उनका नाम लिया। बहुत शानदार, वाकई आपके सब गीत एक एक शब्द जो है हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा और मेरे दिल तक तो छू ही गया है। अब विशाल जी, अलीगढ़ की थोड़ी पत्रकारिता पे बात करना चाहूंगा जी, कि यहाँ का जो जर्नलिज्म का पैटर्न है वो किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है जी, है ना, और क्या इसमें कभी समाधान की तरफ देखेंगे, कुछ सुधार की गुंजाइश मानते हैं या सब सही है? देखिए, संगठन में शक्ति निहित होती है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, संगठन हमारे यहाँ भी बने हैं। हाँ, और संघर्ष समिति बनी थी, वो एक पत्रकार के लिए बनी थी, ठीक है, हो गए 25-26 साल। हाँ, तो वो समिति आज भी है, ठीक, लेकिन वो था पत्रकार संघर्ष समिति। आज 10 से 12 संगठन है, 10-12 और लगातार बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं है वो सभी पत्रकारों के लिए बने हुए, पत्रकारों के हितों के लिए बने हुए। अगर वो सब एक होते, ये संदेश आपका बहुत प्यारा संदेश है। अगर वो सरकार से मांग करेंगे तो निश्चित ही, मैं आपको बता रहा हूँ कि पत्रकारों की जो मांग अधूरी रह गई है वो पूरी होगी और उनको पूरा हक जिसके जो उनको मिलना चाहिए वो उन्हें मिले। आपको लगता है ऐसा? मुझे सबको एकजुट होना चाहिए। एकजुट, क्या ये संभव है जर्नलिज्म में? मैं आपको बता दूं, जर्नलिज्म में संभव बहुत कुछ है अगर हम अपनी ईगो को छोड़ दें। ईगो को छोड़ दें, मतलब ये जो छोटा बड़ा, हाँ मैं बहुत बड़ा पत्रकार हूँ, ये छोटा पत्रकार है, वो बड़ा पत्रकार है, ये साप्ताहिक चलाता है, ये पाक्षिक चलाता है, मैं दैनिक चलाता हूँ, ये पोर्टल चलाते हैं, मैं चैनल चलाता हूँ। ये भावना जब ये खत्म हो जाएगी या अंदर से निकल जाएगी तो निश्चित तौर पर पत्रकारों का विकास फिर से होने लगेगा। अभी विशाल भाई ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि छोटा पत्रकार होता है, बड़ा पत्रकार होता है जी।
क्या आपके फील्ड में छोटा सिंगर बड़ा सिंगर भी होता है क्या? बोले कि एक तो जा रहा है दुबई में, वहां जाकर के परफॉर्म कर रहा है, तो बोले कि सब बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, दुबई से परफॉर्म करके आए हैं जी। अब विशाल नारायण शर्मा 25 साल से संघर्ष कर रहे हैं और विशाल नारायण शर्मा का गाना सुनने के लिए बेताब रहते हैं मंच पे जी। बैठे हो तो विशाल जी को भेजो, लेकिन विशाल जी दुबई क्यों नहीं गए, ये सवाल पूछते हैं लोग। और मैं पूछता हूं स्वतंत्र रूप से इस मंच से, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ठीक है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी विशाल जी की, जो कोई बेवफा नहीं होता। पहले आपसे अभी कहा था कि हालात का शिकार भी होता है कलाकार, वो उसकी निजी जिंदगी भी हो सकती है। ये बड़ी निजी, विशाल भाई मैं देखो मैं आपको सीनियर भी मानता हूं और एज अ जर्नलिस्ट आपका बड़ा मेरे हृदय में प्रेम रहा है, आपका आशीर्वाद भी रहा है शुरू से। अभी एक सक्सेना जी ने आत्महत्या की है जी, क्या ये निजता हमारी इतनी ज्यादा मतलब हमारे ऊपर हावी हो सकती है कि हम अपने दोस्तों से साथियों से डिस्कस नहीं कर सकते? क्या इंसान मर चुका है क्या? मतलब मैं अपनी तकलीफ आपसे नहीं शेयर कर सकता तो मैं जी भी रहा हूं क्या यहाँ? ये घटना आपको याद पता है सक्सेना जी वाली? इसी बात की प्रमाणित घटना है, ठीक है, कि वो व्यक्ति अपना दुख सुख बांट नहीं पाया। एक समाज सेवी संगठनों को में रहकर समाज का अंग बनकर हजारों संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, सैकड़ों संगठनों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और वो अपने दिल की बात अपने दोस्तों तक नहीं पहुंचा पाया ठीक से। हाँ ठीक है, अगर वो पहुंच जाती शायद कदम नहीं होगा। आपने भी तो वही कहा कि निजी बातें हैं, ये निजी क्या होता है, थोड़ा खुल के चर्चा करें। निजी का मतलब यह है कि पत्नी ने मारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं ये वीडियो वायरल होता है, पत्नी की नहीं है, पति और पत्नी दो पहिए हैं, ठीक है, और वो गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर उसमें से एक भी पहिया थोड़ा भी डिगमगाता है ठीक, तो परिवार की जो भौगोलिक स्थिति बिगड़ जाती है, तो इसको बैलेंस बना। तो आप मतलब इसका ये डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण मानते हैं? हाँ, परिवार मानते हैं। मानता हूं। तो समाज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं है, क्यों नहीं पत्रकार आवाज उठाते कि हम इन सब मुद्दों पे बात करें अपने साथियों के साथ, दोस्तों के साथ? क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कहाँ बैरियर है? देखिए हम अपने बच्चों से कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, उसकी एक वजह हमारी आज की तकनीक कि सोशल मीडिया भी इसकी जिम्मेदार है कहीं, ठीक, कहीं ना कहीं मीडिया कम्युनिकेशन में आपने देखा होगा कि आज गूगल से लोग जुड़ चुके हैं, इंटरनेट पे, बिल्कुल इंटरनेट पे मस्त रहते हैं, कोई गेम खेलता रहता है, कोई रील देखता रहता है, ठीक है, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं परिवार के लोग, तो उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो समाज पर पड़ रहा है और समाज में वही घटनाएं सामने आ रही है। क्या अंकुश लगेगा कभी इन सब चीजों पर? देखिए हमें बच्चों, अच्छा आजकल ऐप बन गई विशाल जी, आप जाइए इंटरनेट पर, फ्रेंडशिप ऐप पे जा सकते हैं, कॉलिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, क्या ये नेगेटिव है या आने वाली पीढ़ी को और खोलेगा? आपका नजरिया क्या है? देखिए ये तो तकनीक से जुड़ा जरूरी, ठीक है, क्योंकि वक्त के साथ चलना वक्त की मांग है, ठीक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हम 21वीं सदी के में जी रहे हैं, ठीक है विशाल जी, तो तरक्की करना कोई बुरी बात नहीं, और तकनीक से जुड़ना ये भी कोई बुरी बात नहीं, बिल्कुल जुड़ना चाहिए। उसका सही और गलत प्रयोग दो तरीके से, जैसे आपने भी कहा एआई, देखिए एआई का अगर सही प्रयोग किया जाए तो हमारे भारत की जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। हम बहुत मजबूत ताकत बन के, मजबूत शक्ति बन के उभरेंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एआई का गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं कुछ लोग, वो गलत है, उसका समाज पे और खासतौर से छोटे बच्चों पे और टीन एज के बच्चों पे इसका असर पड़ रहा है। हाँ, अच्छा मैनिपुलेशन भी बढ़ा है, आपका फोटो है, धड़ किसी का है और उसको ब्लैकमेलिंग की घटनाएं बढ़ रही हैं, बिल्कुल, तो जागरूकता की कमी मानते हैं? वो कहीं ना कहीं एआई से ही रिलेटेड है, तो लेकिन एक पक्ष ये भी है विशाल जी, सिंगिंग के क्षेत्र में भी क्रांति ला रहा है आपका एआई। जी जी, बहुत सारे आर्टिस्ट जो नहीं गा पाते थे, उनको ट्रैक नहीं मिलता था, कैसे देखते हैं इसमें कोई भूमिका रहेगी आर्टिस्टों के साथ? वहां कहीं ना कहीं उनको उसका लाभ मिल सकता है, एक सिंगर को मिल सकता है, उसको तकनीक का सहारा मिल सकता है, उसको पूरा बैकग्राउंड करोगे मिल सकता है, और उसको बीट मिल सकती है, और सारी चीजें जो एक उसको सजोती है। एक गीत में एक माला होती है, तो उसमें माला में सुर, लय, ताल सभी कुछ उसमें होता है, तो उसका लाभ। कोई एक ऐसा मूवमेंट आपकी जिंदगी का जहां आपको लगा हो कि बस अभी स्टॉप हो गया, शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, जिससे प्रेरणा मिले लोगों को? बहुत निजी नहीं, लेकिन कोई एक ऐसी बात जो सहजता से कही जा सके। एकांत है, आप बैठे हैं और आसपास कोई दिख नहीं रहा है
और तन्हाई में सिर्फ आप अपने आप से बात करते हैं, वो खूबसूरत पल होता है। कई बार हुआ है ऐसा। बताएं एक घटना। कई बार मुझे तन्हाई अच्छी भी लगती है। ठीक है। तो एकांत में व्यक्ति अपने आपको जज करता है, मैं आज कहाँ हूँ। सेल्फ ऑब्जर्वेशन। हाँ, सेल्फ। आप कहाँ हैं, आप कहाँ खड़े हैं, और आप कहाँ खड़े हैं, और आप कहाँ तक आपका सफर। क्या बात है। ये अच्छा, इस बीच में तीसरे की आवश्यकता नहीं होती, दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है। नहीं, दूसरे सेल्फ ऑब्जर्वेशन स्वयं का। सेल्फ। तो कोई घटना बताएंगे कभी, क्या क्यों गए आप सेल्फ में, ऐसा क्या हो गया था जिंदगी में? ऐसा होता है जब कभी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, तो मुझे नीरज जी की पंक्तियां याद आती। बिल्कुल सुनाएं साहब। क्योंकि अलीगढ़ से जुड़ाव रहा है। वो कहते थे कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। ठीक। तो आप जितना कम सामान लेके सफर करेंगे आप लंबा चले कर सकते हैं। जितना ज्यादा सामान लेके चलेंगे तो वो सफर आपके लिए उतनी मुश्किलें पैदा। तो एकांत में जाना भी बहुत जरूरी है, खुद को जज करना भी बहुत जरूरी है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन के बिना आप जीवन के लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। हाँ बिल्कुल, स्वयं से स्वयं का मिलना बहुत आवश्यक है। स्वयं से स्वयं का मिलना बिल्कुल। अच्छा विशाल जी, जैसे अब आप सिंगिंग में आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं और किस तरीके के गाने आगे गाएंगे, और भविष्य कैसा देखते हैं नए युवाओं का? क्योंकि आने वाली पीढ़ी में यो हनी सिंह और ट्रैप और जिस तरीके के गाने आए है ना, घोड़ी बना के एक गाना बादशाह का होता है, उसमें FIR दर्ज होती है जी, है ना। तो ये समाज कहता है कि साहब ये कैसे कोई व्यक्ति ऐसे उठ करके गाने गा रहा है, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ राजा। तो ये राजा है कि ये फ्रॉड है कि ये कौन है, इस पर भी चर्चा हो जाए चलते। इसके लिए जिम्मेदार हमारे कुछ लेखक है, और लेखक की जिम्मेदारी होती है। एक पत्रकार, एक कवि, एक साहित्यकार की बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज में। ठीक है। और जब कभी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटता है और उसको कहीं ज्यादा लाभ दिखता है, ग्लैमर या पैसा, तो इस तरह की वो लिरिक्स लिखता है। फिर वो बाकायदा म्यूजिक बाहर आता है। वो पता उनको भी है कि इन शब्दों का सोसाइटी में क्या असर पड़ेगा, समाज में क्या असर पड़ेगा, बावजूद इसके वो अपना पैसा लेते हैं और लिखते हैं। इसमें सर वकालत होती रही महिला सशक्तिकरण की। हमने कहा कि महिलाओं को हम शिक्षा दे रहे हैं जी, है ना, और जब उनके हक अधिकारों की बात आती है तो आप ही के समाज में उनको कमरा तक नहीं मिलता क्योंकि वो महिला अकेली है। बतौर पत्रकार आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि सिर्फ कार्यक्रम ही है, आयोजन ही है, या वाकई सशक्तिकरण हो रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह कि एक महिला को अबला नहीं समझना चाहिए। ठीक है। क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है, स्त्री यानी नारी का एक सम्मान है, और वो आज से नहीं, पौराणिक काल से। ठीक है। एक स्त्री एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक पत्नी भी होती है, उसके कई रूप हैं, और एक उसका रूप है काली का भी। तो एक महिला को कमजोर समझना, उसको अबला समझना, एक तो समाज ये बंधक है, ये हो रहा है। उसका जो हक है, यानी कि हमारे संवैधानिक रूप से आज जो महिला, पुरुष हो या महिला, ठीक है, दोनों को समान अधिकार पर। ठीक। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज जो घरों में जो विसंगतियां आ रही हैं, तो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, उनके पीछे की वजह महिलाओं को उनका उचित सम्मान न देना। देखिए, अगर वो जिस सम्मान के हकदार हैं, आप अगर उन्हें वो सम्मान देंगे, निश्चित तौर पे वो आपके अनुसार ही चलेंगी। ठीक है, आपके मार्गदर्शन में चलेंगी, और आप जैसा उन्हें ढालना चाहे आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट का विशेष ध्यान रखना। ठीक है। क्योंकि अगर आप अगर महिला की सेल्फ रिस्पेक्ट वो का ध्यान नहीं रखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं मैं बिल्कुल विशाल जी आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ जी। लेकिन मैं एक बड़े प्रबुद्ध कार्यक्रम में गया साहब जी, वहां अनाउंसर कहता है कि महिला ऑफिसर आ रही हैं, तो मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन हुआ जी। मैंने कहा पहले ही समाज ने अलग थलग कर दिया, महिला ऑफिसर क्या होता है भाई? ऑफिसर ऑफिसर होता है। ऑफिसर तुम्हारी मानसिकता में ही जब दुर्गंध चली गई हो जी, अभी डेस्क अलग लगाओगे क्या, मतलब उसको अलग बैठाओगे? कोई जाति है महिला,
ऑफिसर है, माने महिला ऑफिसर क्या होता है? नहीं, तो एक मानसिकता का बैरियर मानते हैं क्या इसको? मानसिकता का बैरियर तो है ही है। अब महिला महिला है, अफसर अफसर होता है। अब वो चाहे किसी भी कैडर का हो, किसी भी कैडर का हो, लेकिन अब उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के उन्होंने महिला ऑफिसर ऑब्लाइज करने के लिए बोला होगा आपको, क्योंकि कभी किसी की चाटुकारिता और वो कहते हैं ना चाटुकारिता, और किसी की खुशामद दरामद और किसी को खुश करने के लिए कभी कभी कुछ अलग अलग लोग बयानबाजी करते, ठीक, तो वो सभी जगह होता है, प्रॉपर कई मंचों पर होता है। लेकिन ये कहना कि महिला ऑफिसर आ रही है, एक योग्य नारी है, एक अफसर है, आप ये भी कह सकते हैं। नहीं, एक बोले पुरुष ऑफिसर आ रहा है, कैसा लगेगा आपको? थोड़ा सा आप अनाउंसर हो किसी कार्यक्रम के और हैप्पी भाई हैं हमारे आर्टिस्ट हैं कि ये पुरुष आर्टिस्ट हैं, हैप्पी भाई को मतलब हैप्पी भाई बाहर ले जाएंगे पकड़ के, बोले भैया पहले डिसाइड कर लूं कि मैं पुरुष हूं कि स्त्रीलिंग हूं, बाद में बात करूंगा। बात ये है कि देखिए किसी को कम भर्ती करके दिखाना ये गलत है। जब संविधान में आपको ये अधिकार प्राप्त है, महिला पुरुष के बराबर के अधिकार है। आज बेटा जिस घर में होता है, जिसका उसके उत्तराधिकारी के रूप में जितना बेटे का अधिकार है उतना बेटी का है, तो फिर ये बड़ा छोटा आया कहां से? बिल्कुल, मैं दर्शकों को बता दूं, आज मंच पर हमारे साथ में विशाल नारायण शर्मा मौजूद है जो कि पुरुष है, और इसी शब्द को मैं दोबारा दोहराता रहूंगा, और उनकी पुरुष होना अपने आप में एक उपलब्धि है, और उनका पुरुष सशक्तिकरण करेंगे हम, ठीक है, और पोस्टमार्टम भी करेंगे हम, क्योंकि वो पुरुष है। हाँ, तो आपने कहा विशाल जी के जो दूषित गाने लिखे जा रहे हैं, फेम की आड़ में लिखे जा रहे हैं, लेकिन मुझे वो याद आ रहा है कि 5,000 रुपए का टिकट खरीद करके लाखों की ऑडियंस सुनने जाती है ना, शो आयोजित किए जाते हैं, तो मार्केट में ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, तो फिर सिंगर भी हैं, तो किसको बदला जाए, सिंगर को या लोगों को? देखिए आप खुद को बदल सकते हैं, ठीक है, आप समाज के आप कोई ठेकेदार नहीं है, ठीक, लोगों को बदलने का आपने ठेका नहीं ले रखा। अगर आपको बदलाव देखना चाहते हैं तो पहले स्वयं के अंदर बदलाव लाइए, ठीक। जब हम स्वयं के अंदर बदलाव ले आएंगे तो निश्चित तौर पे हमारे आचरण को देख के हो सकता है कोई बदल जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो बदल ही जाएगा। हम स्वयं को बदल सकते हैं, ठीक है। हम समाज को समाज जब बदलेगा जब आप स्वयं बदलेंगे, आप खुद बदलेंगे, और ये बात आपकी सही है भाई। इस देश में स्वतंत्रता है और सभी को अपने अधिकार हैं। कि आप सनी लियोन को देखना चाहें तो सनी लियोन को देखें, बिल्कुल, है ना, खलीफा को देखना चाहें तो खलीफा को देखें, और आप कृष्ण भजन भी सुन सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, बिल्कुल। आप देखिए राम और रावण, ठीक, एक तरफ राम है, एक तरफ राम है, ठीक है। आप जगाना किसको चाहते? जिसको चाहते वो जागेगा, जिसको आप जगाना चाहते, जिसको जगाना चाहते वो जागेगा। आप राम को जगाना चाहते हैं तो मर्यादा आपकी जागेगी। अगर आप राम को जगाना चाहते हैं तो मर्यादा जागेगी, ठीक। और रावण को जगाना चाहते हैं तो फिर रावण जागेगा। और रावण क्या है? तामसी प्रवृत्ति का, तो तामसी प्रवृत्तियां आपके अंदर आएंगी, वहां मर्यादा नहीं आएगी, वहां मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। तो आप किसको चाहते हैं? राम को जगाना चाहते हैं, रावण को जगा, ये आपके डिपेंड्स ऑन, ये आपका अपना निर्णय होता है, बिल्कुल। आप जिसको जगाना चाहते हैं वो जागे। वैसे आप पत्रकार हैं, हम राम को लाए हैं, ये भी चला, अब बताएं आपके राम को लाए, अभी चल रहा है। देखिए पत्रकार हैं तो एक ऑब्जर्वेशन तो है ही समाज में। अभी अयोध्या में वो कह रहे हैं कि साहब हमारा पैसा वैसा लूट लिया, बतौर पत्रकार कैसे देखते हैं? आप गए थे चंदा उंदा देने? नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, आप दर्शन करके आए कि नहीं? मैं एक बात मैं आपको बताएं, दो बताएं मुझे। मैं थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है, तो मैं आडम्बरों से दूर हूँ, ठीक है। तो जो व्यक्ति अध्यात्म से जुड़ा होता है वो आडम्बरों से थोड़ा दूर होता है, ठीक है। शायद ये सवाल थोड़ा आपको मेरा अजीब लग रहा होगा, लेकिन बात तो सही है। मैं भाई आडम्बरों से थोड़ा दूर हूँ, मैं आडम्बरों को नहीं मानता। अयोध्या वाली घटना को कैसे देखते? देखिए अयोध्या की घटना जी कि कैसे लगा दो पिन, एक लंबा साउंड और फिर सर का जवाब। अयोध्या की घटना को फिर एक बीप लगा देंगे, ठीक है। सारी दुनिया बवाल है साहिब। क्या बात है, सारी दुनिया बवाल है साहिब, बवाल है साहिब। आपका क्या ख्याल है साहिब? क्या बात है, मेरा भी वही ख्याल है जो आपका। सारी दुनिया बवाल है साहिब, आपका क्या ख्याल है साहिब? लोग यूं ही मरते रहे, हमारी भी लकड़ी की टाल है साहिब। जनता को घोटाले का मलाल है साहिब।
खैर इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम देते हैं और ये जनता जानेगी एक अच्छा सा इंटरव्यू बनाने का प्रयास किया है। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।